He is a vice president of the BJP. उसको 3 MLAs इंडिपेंडेंट ने स्पॉन्सर किया, वेयर एज 7 MLAs जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रपोज किया। इसका मतलब कि सेकंड कैंडिडेट भी वो भारतीय जनता पार्टी का था। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक के लिए और साम दाम दंड भेद की नीति अपना के वो एक जो पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है और नंबर्स का गेम होता है, उनको जानबूझ करके सत्ता के नशे में तोड़ना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पर वो ओपनली सभी हॉर्स ट्रेडिंग में, फर्स्ट एंड बार्गेन्स में, एलोरमेंट में, इंटिमिडेशन में और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर में, डिसऑनेस्ट डील्स में और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी उनकी, और ये सभी ब्रॉड डे लाइट के अंदर इट वॉज ए मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। इट वॉज ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड कंडक्ट ऑफ द RO. It's a shameful, painful and retractive officer which implemented their nefarious manipulations and machinery of the ruling party. Shri Pankaj Agarwal, IAS officer, behaved as an agent of the BJP independent candidate in a manner unbecoming of the constitutional authority. He deliberately and illegally rejected the Congress MLA's vote, accepted and allowed the invalid votes in favor of the BJP independent candidates. He even attempted to temper the counting process and procedure to influence the election outcome in favor of the independent candidate. He contemptuously ignored and rejected all valid objections, complaints made by the Congress polling agents. The Congress party have now planned to approach the Election Commission of India. Will go with a delegation under the leadership of the High Command and Chaudhry Bhupinder Singh Hooda to apprise and to take action against this returning officer also. And the governor being the custodian and the highest authority of the constitution of the state, we requested him, उनको हमने अनुरोध किया कि अनडेमोक्रेटिक, अनएथिकल और एरोगेंट पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट ने हमारे प्रांत की छवि को नुकसान पहुंचाया है और MLAs की भी प्रेस्टीज और डिग्निटी को जनरल पब्लिक के अंदर उसका नुकसान पहुंचा है, which is a dangerous stand in the democracy of the country. वो उनको कहा है कि instruct your government to observe decency, democratic norms, discipline, equity and political conduct and take appropriate disciplinary action against Shri Pankaj Agarwal, IAS, who played a dubious role as a returning officer in the Rajya Sabha. Thank you. देखिए, ये तो बता साहब ने बताया कि जिस प्रकार से वोट कैंसिल की गई, ये पोल एजेंट थे, उसकी बात अरोड़ा साहब बता देंगे। उससे काउंटिंग एजेंट थे, अरोड़ा साहब बता देंगे। उससे पहले डॉक्टर काजान कुछ कहना है। थैंक यू हुड्डा साहब, सभी साथियों, दोस्तों, मैं आप खुद जो मैं पॉइंट करूंगा, उठाऊंगा, आप खुद फैसला लेना कि जहां जो डेमोक्रेसी में सदन में विपक्ष की जब आवाज़ दबाई जाती है तो वहाँ डेमोक्रेसी का मौखरी बन जाता है। मीनिंग देयर बाई आप इस बात का, क्योंकि स्पीकर साहब जो है मातृशोक से गुजर रहे हैं, मैं ज़्यादा तीखी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जनहित में विपक्ष के नेता ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है 2 मिनट बोलने के लिए। 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां विपक्ष की आवाज़ दबाई गई।
नंबर 1, विपक्ष के नेता ने आवाज़ उठाई कि आपने जो बजट स्पीच थी उसमें कहीं SYL का जिक्र नहीं था, और SYL एक लाइफलाइन है किसान की, प्रदेश की। उस पर डिस्कशन की मांग की थी कि भाई इस पर डिस्कशन हो, और जिस ढंग से अगर ये 90 MLA, 15 MP, 105 आदमी राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, अगर वो वहाँ कोई इलाज नहीं है तो उसको कंटेम्प्ट डालना चाहिए। जब 2016 में ये फैसला हुआ, 10 साल जिस फैसले को हो गए उस पर कंटेम्प्ट तो डिस्कशन की, उस पर डिस्कशन अलाउ नहीं किया। दूसरा मैंने बात उठाई थी धन शक्ति और राज शक्ति का इस्तेमाल हुआ। वहाँ पर MLAs की प्रेस्टीज और डिग्निटी पर सवाल उठे। ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। जब MLAs की डिग्निटी पर सवाल उठ गए तो सदन की गरिमा पर ही सवाल उठे। तो वो सदन से जुड़ा हुआ मामला था, वो इस बात से कि भाई इस चुनाव का सदन की से कोई लेना देना नहीं, उस पर वो रिजेक्ट कर दिया। तीसरा मैं बताऊंगा, डेमोक्रेसी के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में आप उठाना, 84 में एक बहुत मैंडेटरी राइट है, सेक्शन 84, एक हथियार है हर MLA के पास कि वो कोई जनहित का मुद्दा उस नोटिस के तहत डिस्कस करवा सकता है हाउस में। और जिस ढंग से मतलब पूरे हरियाणा बना, जब से मैं भी स्पीकर रहा, अरोड़ा साहब भी रहे, किसी स्पीकर के या किसी विधानसभा में 84 का नोटिस जो है उसके ऊपर ना डिस्कशन करवाया हो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो 2 मुद्दे थे मेरे इसमें, हमारे जो साथियों के। पहला मुद्दा था किस वजह से, क्या कारण है, क्या स्टेटस है, क्योंकि आज पूरा देश में जो गृहिणी है उसके माइंड में एक पैनिक है, शॉर्टेज ऑफ गैस और इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो स्टेट ने अपनी सिचुएशन बतानी थी इस पर कि भाई पैनिक ही नहीं है, और इसमें ये हमारी स्टेटस है, ये हमारा मतलब हमारी पाइप, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी आई हैं, उनका बताना चाहिए था पाइपलाइन बिछेंगे क्या नहीं बिछेगा। तो उस मुद्दे पर जो है रिजेक्ट कर दिया, वो बताया भी नहीं। अब ये नोटिस, वो हमारे पूछने पर भी 2 नोटिस दिए थे, जब बताया वो रिजेक्ट कर दिए, वो क्योंकि वो केंद्र से जुड़े हुए थे। केंद्र से जुड़े हुए मुद्दों पर पहले भी चर्चा होती है। खुद पिछले सेशन में खट्टर सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया था SYL का, आज वो मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो चौथा जो पॉइंट पे जिस पर आवाज़ दबाई गई, 84 में हमने एक नोटिस दिया कि आज हरियाणा का किसान बड़े भयभीत स्थिति में, क्योंकि वो अमेरिकन डील के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर, उसके खोलने पर, उसके रेट्स पे, टैक्स पे, वो एक भयभीत स्थिति में है, और डील जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी किसान और किसानी को। इस बात पर हमारा नोटिस था कि आज किसान बात देख जाए कि भाई, जबकि एक ही बिल्डिंग है, 2 हाउसेज है, पंजाब के हाउस में इसके ऊपर 4 घंटे डिस्कशन चला, रिजोल्यूशन पास करके डाला गया। गैस के ऊपर डिस्कशन हुआ, उन्होंने प्रदर्शन करा रूलिंग पार्टी उस पर। तो यहाँ हमारा डिस्कशन नहीं हुआ इन दोनों नोटिस पर। इसका मतलब 4 ऐसे मुद्दे थे प्रदेश के जिनके ऊपर डिस्कशन अलाउ नहीं हुआ। तो इसकी आप खुद फैसला करें कि भाई जो है स्पीकर साहब का। ठीक, अब अरोड़ा साहब से मैं करूंगा रिक्वेस्ट कि भाई काउंटिंग में क्या हुआ, कैसे हमारी कैंसिल करी, क्योंकि ये काउंटिंग एजेंट थे, बताएं। आदरणीय हुड्डा साहब और सभी साथियों, जैसा कि अभी बत्रा साहब ने भी बताया कि हम महामहिम को मिलकर आए, क्योंकि इस प्रकार से 48 MLA बीजेपी के और 37 कांग्रेस के थे, तो शुरू से ही मन में एक शंका पैदा कर दी, तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने देखी। हम
कल विधानसभा में मैंने कहा था कि 2009 में 31 एमएलए आईएनएलडी के जीत के आए थे। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय 2 राज्यसभा की सीटें पहली बार जब आई तो 1 सीट कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया और 1 करा लोकदल ने, जो रणबीर गंगवा मंत्री हैं वो राज्यसभा में चुन के गए। इन्होंने कहा नहीं, एक बैकवर्ड समाज का है, हम दूसरा नहीं खड़ा करें, तीसरा उम्मीदवार। उसके बाद एक बार फिर आया 2014 से पहले उसमें भी दो आए, एक कांग्रेस पार्टी से गया, एक लोकदल से राम कुमार कश्यप गए जो आज बीजेपी से एमएलए। तो हमने इनसे कहा भी इस पे चर्चा करो कि जब 37 थे और हमने एक कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को खड़ा किया, तुम्हें उसे रोकने के लिए लगातार साजिश कर रहे हो, और साजिश भी यहां तक करी। मैंने भी 36 साल हो गए और आप में से बहुत लोग हैं जो 40-40 साल से पत्रकारिता करते हैं, कि जब हमारे सदस्य परमवीर जी वोट डालने गए, लगभग 2 बजे के करीब इन्होंने वोट डाली, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वोट जो बेल्ट था बेल्ट बॉक्स में चला गया। होता यह है अगर सीक्रेसी लीक या कोई ऑब्जेक्शन हो तो जिस समय मेंबर्स वोट डालने जाते हैं उसका ऑब्जेक्शन होता है और उसकी वोट को बाहर रख दिया जाता है। आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर पोलिंग उसकी वीडियो चेक की जाती है और वीडियो अगर डाउटफुल हो तो चुनाव आयोग को भेजा जाता है। आपको याद हो पिछले चुनाव में किरण चौधरी जी की वोट साइड में रख दी गई थी और बाद में जब चुनाव आयोग से परमिशन आई थी वो वोट कास्ट की गई थी और इनकी वोट कास्ट हो गई और उसके 2 घंटे बाद ऑब्जेक्शन देके और बगैर इलेक्शन कमीशन से पूछे रिजेक्ट करके इलेक्शन कमीशन को सूचना दे दी गई। इससे ज्यादा मेरे ख्याल प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता। और उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग में उन्होंने 4 वोटें पे ऑब्जेक्शन आया, 3 वोटों पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, 1 पे हमने किया। उनमें 2 वोटें ऐसी थी, 2 बेल्ट, जो जिसपे बीजेपी वालों ने और इंडिपेंडेंट ने ऑब्जेक्शन किया और जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने उस पर डिसीजन दिया कि नहीं ये वैलिड है, उसको वैलिड बॉक्स में रख दिया। और एक बार नहीं, उन्होंने 6 बार ऑब्जेक्शन रेज किया और 6 की 6 बार उनका ऑब्जेक्शन ओवर रूल करके वो वैलिड गिन ली गई। और उसके बाद जब वो वैलिड गिन ली गई और जब बाद में फाइनल डिसीजन दिया, कहते 4 वोटें रिजेक्ट। इससे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता और इस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया। एक मिनट बता देता हूँ। ये मद्दा साहब बता देंगे, उसके बाद बजट के बाद में मैं बता दूंगा आपको जो सवाल हो। समराइज करता हूँ थोड़ा सा। पहले तो जैसा अभी बताया सारा कुछ कि हाउ द पोल हैज बीन रिग्ड, जिसमें गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व थी। हमारे 4 वोटों को गलत तरीके से कैंसिल किया गया जो वैलिड थे। विद ऑल कन्विक्शन, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, चारों के चारों वोट हमारे वैलिड थे जो कैंसिल किए गए। कांग्रेस के 32 वोट वैलिड पड़े। सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। हम उसको आपके सामने बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं इस बात के लिए। 32 में से अल्टीमेटली हमारे पास 28 वोट आए, पर 4 वोट जो कैंसिल किए गए वो हमारे वोट थे। वो बात कहते हैं कि इलेक्शन पिटीशन की जाए, कोई बात नहीं, वो तो हमारे 4 वोट वापस आएंगे। आप ये देख लेना इस बात के लिए। इसलिए मीडिया के लोगों से भी और लोगों से भी ये प्रेरित है कि जब उनको नहीं तो ये भ्रम की स्थिति ना फैलाए कि ये 4 वोट जो हुए थे वो बाद में क्वेश्चन पूछ लेना,
बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, उसको कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद गवर्नर को भी हमने सब कुछ लिखा, और उस लिखने के बाद एक बात और भी कहता हूं कि दिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, he is guilty of the misbehavior that is legal. I don't say misbehavior, कोई personal misbehavior, but that comes under the definition of the misbehavior legal. He was under the duty bound to perform his constitutional duty with utmost honesty and impartial manner. He was under the tremendous pressure. Rest, जैसे अरोड़ा साहब ने आपको सारा कुछ बताया कि ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, ऐसा हमने गवर्नर साहब को भी लिखा है। सिर्फ हम जहाँ नहीं कह रहे, गवर्नर साहब को भी लिखा है। और जो वहाँ पर रूलिंग पार्टी के बीजेपी के इलेक्शन एजेंट थे और उनके पोलिंग एजेंट थे, इंडिपेंडेंट के पोलिंग एजेंट थे, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। वो बार बार इस तरह रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालते थे, उसको धमकाते थे कि हमें सेटिस्फाई करो, हमें सेटिस्फाई करो, हमें सेटिस्फाई करो। मैं कहता हूं कि वो वीडियो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और आरओ के कंडक्ट का और सरकार के कंडक्ट का इस बारे में पता जाना चाहिए कि वहाँ पर जो बिहेवियर था वो वीडियोग्राफी इन्होंने सीज ज़रूर कर दी है, पर हम इलेक्शन कमीशन से ज़रूर कहेंगे और इस बात का सत्य का पता लगना चाहिए और झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सर आपसे सवाल ये था कि आपने कहा कि 32 आपकी वैलिड थी, 4 आपके प्रभारी जी कह रहे हैं कि क्रॉस होगी, एक और वोट कौन सी है सर जिस पे डाउट है? that is not the issue. Why you are raising this issue? We said that 4 voted. There are other technicalities also. There are other technicalities also. 36 से हुई ना सर, मतलब फिर वो सोशल मीडिया नहीं ऐसा नहीं है। जब हम खत्म कर लें सवाल पे पूछे, जितने सवाल हो पूछ लेना। वो बोल रहे हैं बीच में तो सवाल पूछ रहे हैं। जैसे आज हम गवर्नर साहब को मिले, हम इलेक्शन कमीशन को भी इसकी कंप्लेंट करेंगे। और एक और मैं क्लियर कर दूं, कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है 0.4, 0.6। जब 83 वैलिड वोट थी तो उसका कोटा 28 का। हमारी वोट 28 पड़ी है, बीजेपी की 39 पड़ी है और इंडिपेंडेंट को 16 पड़ी है। ये नहीं है कि भी हम पॉइंट से जीतते हैं, हम 12 वोट, हमारा जो कोटा 28 का था वो पूरा होने के बाद इसमें कोई वो नहीं होता कि उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो जब कोटा पूरा हो जाता है 2 सीट का, जैसे 39 उनकी आ गई, 28 आ गई, तो तीसरे कैंडिडेट की वोट गिनी भी नहीं जाती। तो ये जो परंपरा जा रहा है भी थोड़ा सा बच गए, ये सारी चीजें उनकी एक मैनिपुलेशन थी, उनकी साजिश का पार्ट था वोट को रिजेक्ट करना। बाकी उठा साहब और कुछ किसी ने कहा ना, आपने कुछ कहना और कहना था ना, आप कह रहे हैं? हाँ तो बोल लो ना। हाँ बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफ बोलूंगा जी, बिल्कुल ब्रीफ बोलूंगा। साथियों, एक ना HTL का 79 करोड़ का वेव पेमेंट का हमने सदन में सवाल उठाया था कि ये मिली भगत से किसी को फेवर कर लिए सरकार ने 79 करोड़ माफ किया गया। उसके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैक्ट्स सदन के अंदर कहे, मैं विद ऑल कन्विक्शन कह रहा हूं कि वो असत्य थे। उन्होंने ये कहा कि ये लोन कांग्रेस के टाइम में दिया गया था, जो बिल्कुल गलत है। लगता है कि जिन ऑफिसर्स ने इस वेवमेंट को प्रोसेस किया, उन्होंने उसको प्रॉपर्ली इंटरटेन नहीं किया। अब मैं बताता हूं एक्चुअली क्या था। चौधरी देवेंद्र सिंह ने जब HTL शुरू की थी, उनको 5 साल का सेल टैक्स का हॉलीडे दिया गया था। मुख्यमंत्री सदन के अंदर कह रहे थे कांग्रेस ने
18 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था, टैक्स का, सेल्स का हॉलिडे दिया गया था उनको विदाउट इंटरेस्ट। आपको 5 साल हम सेल टैक्स की, पर 5 साल के बाद हम आपसे सेल टैक्स लेंगे। फैक्ट्री चलानी होती है, नया एंटरप्रेन्योर आता है, एक अच्छी फैक्ट्री वो चला रहे थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, सब कुछ थे। उसके बाद जो टाइम खत्म हो गया, जब टाइम खत्म हो गया उसके बाद उस सेल टैक्स की कैलकुलेशन की गई कि कितना ड्यू था। उसके साथ एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी 2-3 करोड़ रुपया था। 18 करोड़ रुपया प्रिंसिपल अमाउंट असरटेन किया गया और वो 12 मई 2098 को एंटरटेन करके और उन्होंने जमीन मॉर्गेज की और उस अमाउंट को सरकार को उनको कहा गया कि 5 साल में वापस करो। इट इज नेवर नोन। बोला कांग्रेस के टाइम में क्या था, कांग्रेस के खड्डे बोए हुए हैं, ये बोए हुए हैं। ही डिड स्टेट द कंप्लीट फैक्ट्स। एक पैसा भी कोई कर्जा सरकार ने उनको नहीं दिया था। ये पेमेंट की थी और प्रिंसिपल थी, उसका उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद ये इनका एनसीएलटी के अंदर सभी बात है। मैं छोटी बात करूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी, कुछ है, हम इस बारे में रोहतक में पेशी करेंगे, डिटेल्स में सारा कुछ है। पर जहां पर मुख्यमंत्री की कहने की बात है, ये कुछ है। उसके बाद 77 करोड़ माफ करने का किसी भी ऑर्डर का, किसी भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। दिखा दे किसी आदेश को। उन्होंने कहा जी हमने सेटल कर दिया, बड़ी देर से कोई आदेश नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है, जब एनसीएलटी ने, 2 बातें होती हैं, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। लोग समझ जाएंगे, राव साहब बैठे हैं। हमारा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर सरकार थी, सरकार का बड़ा अमाउंट था और सरकार की जमीन मॉर्गेज थी। हमारा हक पहला बनता था उसके ऊपर, ना कि ऑपरेशनल जिससे कर्जा लिया हुआ है उसका पहला हक बनता था। सरकार ने कोई प्ली नहीं दी, सरकार की प्ली को माना नहीं गया, सरकार ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई बात नहीं की। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि सुप्रीम कोर्ट में वहां फैसला हुआ था। ये बिल्कुल तथ्य से सुप्रीम कोर्ट में रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ सीता देवी जी, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय सीता देवी जी ने, क्योंकि उनके पति की वो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान को वहां पर चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने किया ही नहीं कुछ। इन्होंने इंटरवीनर की एक एप्लीकेशन वहां पर दी थी और उस एप्लीकेशन में ये कहते हैं जी कि हमारे को जब इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर नहीं माना गया तो हमने अपील क्यों नहीं की। 45 दिन बीत गई थी, हमारी लिमिटेशन होगी। कोर्ट तो 1 साल की लिमिटेशन कंट्रोल करके कर सकती है। फिर एनसीएलटी ने जो ऑर्डर 25 करोड़ का किया, इसी को समराइज करता हूं, उसमें जब सरकार के 97 करोड़ रुपए बकाया हैं, 18 करोड़ की उनकी रिकवरी हो रही है, 95 करोड़ बकाया हुआ है, सरकार आज तक सरकार ने क्यों नहीं अपील की। एक आदमी को बेनिफिट देने के लिए, उसको देने के लिए 77 करोड़ रुपए किस बात में माफ किया गया। आज भी मामला पेंडिंग है। 2 कोर्ट अभी रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी रहती है और एनएनसी अपीलेट ट्रिब्यूनल भी रहती है। उसका फैसला आने से पहले इन्होंने फेवर में उसको कर दिया। सरकार ने जो तथ्य मुख्यमंत्री ने सदन में, वो बिल्कुल तथ्य गलत थे। आप इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इन सब बातों का उस बात में स्पष्टीकरण करें। आखिरी बात इस बात का भी करें कि एनसीएलटी के अंदर इसी प्रॉपर्टी का 110 करोड़ रुपए की बिड इसी जमीन की रामा फाइनेंस कंपनी ने दी थी, जो एनसीएलटी ने अलाउड नहीं की। एनसीएलटी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, एक लाइन सिर्फ कहूंगा, एनसीएलटी ऑर्डर इज इरोनियस, इससे ज्यादा नहीं। और एनसीएलटी हैज नॉट टेकन ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इनटू कंसीडरेशन, और उसने उसको 25 करोड़ में जाने दिया। बाकी बड़ी लंबी कहानी है कि कौन उसका रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल जो था उसका क्या रोल था, वो बड़ी लंबी पत्रवार्ता में हो जाएगी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। मुद्दा इस बात का है, इसलिए सरकार ने जानबूझ के, सरकार का तो नुकसान किया ही है, आप और शेयर होल्डर का भी नुकसान किया है, और 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 25 करोड़ में एक बेनामी कंपनी के नाम दे दिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये जो
बत्रा साहब ने कहा ये एक घोटाला है और ऐसे कई घोटाले हैं। धान का घोटाला तो अभी आ ही रहा है, इसी तरह अब आलू का घोटाला हो रहा है। आलू 50 पैसे किलो बिका है। अब भावांतर के उसमें किसके जा रहा है, कितने को दिया, उसमें भी इसी प्रकार के घोटाले चल रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। घोटालों की तो कोई कमी नहीं सरकार में, लेकिन जहाँ तक बजट का सवाल है, काफ़ी डिस्कशन हुआ। मुख्यमंत्री जी 3 घंटे तक बजट पढ़ा और 2.5 घंटे जवाब दिया। लेकिन बजट में है क्या, असलियत क्या है? असलियत यह है कि हरियाणा को कर्जे में डुबाने का काम किया आज, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुल 21,000 करोड़। इसका मतलब ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बना सकते, जो कह रहे हैं हर जिले में बनाएंगे, ना कोई और चीज़ कर सकते, कोई IMT नहीं डेवलप कर सकते। सवाल इस बात का है, आज ये बताना चाहिए था इनको, 11 साल हो गए हरियाणा में एक मेट्रो का नया पुल नहीं लगा, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनी, एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं आया, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। फिर कहाँ गया? 76,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे और 65,000 के करीब उसमें ब्याज और मूल चुका रहे हैं। 10,000 यहाँ बचा, एस्केलेटेड है। 21,000 करोड़ भी एस्केलेटेड है हर बार ही। आप पूरे, मेरे पास तो ईयर वाइज रिकॉर्ड है, लेकिन अभी लंबी कहानी बनेगी। हर बारी एस्केलेटेड दिया है, 5-6 से 10,000 करोड़ कमी रेवेन्यू और वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहाँ है पैसा इनके पास जो इतनी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? जो इनका संकल्प पत्र है, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। मेरे पास वो भी है। और जैसा कर्जे में डुबाने का काम कैसे किया इन्होंने, 2-3 बात जरूर आपके इसमें लाऊंगा। स्टेट लायबिलिटीज जो है, स्टेट डेब्ट जो है, उसमें इंटरनल डेब्ट इन्होंने बताया 3,91,345 करोड़। बजट 26-27 का है ये। और स्मॉल सेविंग जो है एस्टिमेटेड 50,000 करोड़। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो 68,995 करोड़। 25-26 के बजट की स्पीच में चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है। एडिशनल लायबिलिटी जो है, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सब्सिडाइज फॉर, वो वही है 40,193 करोड़। कुल 5,56,623 करोड़। जब ये कहते हैं नॉर्थ में चल रहे हैं हम, CAG ने लिखा, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट स्मॉल सेविंग के बारे में लिखा है। CAG रिपोर्टेड दैट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इज इतने ऑन मार्च एंडेड 36,000 उस टाइम थी। तो उस टाइम 36,000 थी, उसके बाद हर साल 3,000 से 5,000 तक बढ़ाते हैं, तो 50,000 वो हमने की है। और CAG ने कहा, CAG स्टेटेड दैट वेयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेबल बाय द गवर्नमेंट, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट डेप्ट। अकॉर्डिंगली स्मॉल सेविंग आर इंक्लूडेड इन द स्टेट डेप्ट। ये कहते हैं ना, स्मॉल सेविंग है स्टेट डेप्ट में नहीं काउंट करते हैं। ये CAG की रिपोर्ट पढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज का है, जो मैंने आपको फिगर दी है 68,995 करोड़, उसमें RBI वर्किंग ग्रुप हैज रिकमेंडेड दैट गारंटी इशूड शुड बी 5% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड और 0.5% of GSDP, which is less, but in Haryana state guarantee are more than 5% of GSDP. ये कहते हैं ना नॉर्म्स है, यहाँ पे नॉर्म्स नहीं रखी उन्होंने। यस, मोर देन 5% ऑफ SGDP। ये तो हो गया 4 वाक की, जैसे मैं कहा 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। कर्जा लो और घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। दूसरा, ये जब भी करते हैं, मैं कंपेयर करते हैं 2005 से आज तक,
ग्रोथ ऑफ नॉर्मल जीएसडीपी 2005 से 14 तक हुआ 17.6% और 14-15 से 26-27 तक हुआ 10.6%। जीएसडीपी ग्रोथ कम है। फिर ग्रोथ ऑफ स्टेट डेट 2005 से 2014 तक हुआ 13.1% और 14 से 26 तक हो गया 18.1। कहाँ ले जाएंगे स्टेट को। फिर डेट रेशो गिनी जाती है। रेशो डेट ऑफ जीएसडीपी 2005-6 में था 24, जब हमने संभाली उससे पहले था 24%, 24.1। लेकिन 14-15 में ये हमने घटा के कर दिया था 14.6% और 26-27 में ये हो गया है 25.78। ये आपके सामने नीति आयोग ने जो इसका फिस्कल इंडेक्स है उसमें हमारा स्थान जो है 14वां नंबर है। 14वां नंबर है, केवल हमारे से 4 स्टेट और पीछे हैं। तो फाइनेंशियली हम उसमें कहाँ खड़े हैं आज आप देख रहे हैं कुछ हैं? और ये तो आप देख ही रहे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बीमा कंपनी कमा रही है 2006 इनकी रिपोर्ट है। आप इस प्रकार से कोई भी आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ आज हम कहाँ खड़े हैं, ये इंडेक्स कहाँ खड़े हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर उच्चतर शिक्षा का बंटाधार कर दिया। ये एक हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है NIRF, उसमें हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप के 100 में नहीं है, जबकि पहले हमारे टाइम में कई टॉप के 100 में थी। कुरुक्षेत्र भी थी, MDU भी थी, अब कोई भी नहीं है। और केंद्र सरकार द्वारा सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अनुसार 33 पॉइंट के साथ हरियाणा अब सबसे असुरक्षित प्रदेश है पूरे देश में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में हरियाणा पुलिस की रैंकिंग 8वें स्थान से खिसक कर 14वें स्थान पर पहुंच गई। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। हरियाणा 18 बड़े राज्यों में हरियाणा की पुलिस 14वें नंबर पर है। 14वें पर 18 है ना बड़ी स्टेट। हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा देश में 16वें नंबर पर है। और आपका स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर हरियाणा 11वें स्थान पर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। मैं कहीं भी ये नहीं कहा। और नीति आयोग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 23-24 के अनुसार देश में 14वें नंबर पर है। पर कहाँ तो पहले नंबर पे था, कहाँ गया। और फिजिकल बता ही दिया मैंने उसका हेल्थ इंडेक्स का। तो और आपका NCR रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के 187% मामले बढ़े हैं। हरियाणा भ्रष्टाचार में 6 नंबर पर पहुंच गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसान पर कर्ज के मामले में हरियाणा देश में 4थे स्थान पर है। औसतन हर परिवार पर 1,82,922 का कर्ज है। नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है एक EPI, उसके अनुसार हरियाणा की रैंकिंग 10वें स्थान पहुंच गया है, जबकि 21 में ये 5वें स्थान पर था। इसी प्रकार से हरियाणा लगातार उद्योग पलायन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 से अब तक हरियाणा में 1446 फैक्ट्री या तो बंद हो गई हैं या पलायन कर गई हैं। पिछले 5 साल में हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र में 12.2% गिरावट आई है। इस प्रकार से है रैंकिंग, मतलब कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा तो कि भाई हमारी रैंकिंग कहाँ है, कहाँ पर खड़े हैं। निष्कर्ष ये है, जिनको रहनुमा चुना था
उजाले की खातिर वो ही अंधेरों में सौदा कर बैठे। तो नंबर 1 स्टेट छोड़ी थी 14 में, आज कहाँ खड़े हैं। बाकी और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं, कोई और तो इधर बड़ा लंबा चौड़ा वो है, वहाँ तो हम उस दिन बाईकाट करके जी विधानसभा में मैं बोलता सारे देता, उस दिन हालात ये चाहते ही नहीं थे हमारे को वहाँ बैठना, ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बाहर जाना पड़ा हमारे को। वन बाई वन हर को जवाब दूंगा, केवल मेरी रिक्वेस्ट है एक बारी एक आदमी को। हाँ पहले तू पूछ ले भाई। हाँ नहीं तो तेरी तेज जोर भाई पहनी है आवाज। हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा है नहीं, आपको गलत है। उन्हें ये नहीं कहा चारों को नोटिस दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम कर देंगे, करेंगे। हैं हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई हैं। है? कौन? मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। हाँ तो उनको आज भी दे रहा हूं, उनको कल क्यों दिए? उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है, हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट। बताया तो अरोड़ा साहब ने अभी अरोड़ा साहब ने आपको बताया तो हमारी 32 के 32 वैलिड वोट है। देखो मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस वो पार्टी को रिपोर्ट की हुई। वो कुछ भी कहें तो मैंने बता दिया आपको, ये जो जिसकी जो जिम्मेवारी है वो काम करता है, वो पार्टी ने फैसला किया है। नौ कैसे कह रहे हो आप? वाई यू से 9? ये आप लोगों ने तो खबर फैलाई हुई है, ये झूठी खबरें फैला रहे हो आप। हाँ इनवैलिड जबरदस्ती की है और 5 की तो हम मान रहे हैं क्रॉस वोटिंग की है, और उसी वजह से तो गवर्नर को मिले हम। जो हालात इन्होंने किए, जो गरिमा महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी, हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोगों की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए, वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। वाई गो फॉर हॉर्स ट्रेडिंग? ये जब नॉमिनेशन किया था मैंने आपको कहा था भाई नियत क्या है उनकी, अब वो साबित कर दिया। ये हाई कमांड फैसला करेगा, बता दिया धर्मपाल मलिक के स्टेट में पूरी तसल्ली करके अभी तो नोटिस दिए हैं उनको, उनका जवाब आएंगे, एक्शन लेगी पार्टी जो भी वो उनसे पूछो, आप बीजेपी वालों से पूछो क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो दिया नहीं किसी को, मेरे टाइम पे तो 31 एमएलए थे अपोजिशन के, उनको 1 सीट दे दी जो उनका हक बनता था। रिटर्निंग ऑफिसर को लेकर के आपने जो है, हाँ रिटर्निंग ऑफिसर के जरूर है, उसने बिल्कुल अनफेयर रहा, पार्टीशन उसका बिहेवियर रहा और हमारी वोटें जबरदस्ती। कहा था बत्रा साहब ने, हम इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमाल करा, ये इलेक्शन एजेंट थे हमारे कैंडिडेट के, एमपी साहब के इलेक्शन एजेंट थे। इलेक्शन एजेंट ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे उसके खिलाफ, और व्हाट एल्स यू वांट। व्यक्तिगत बात नहीं, उन्होंने कहा मैं इसको करूंगा। एक करके। हाँ
बत्रा साहब को बाद में पूछना, पहले मेरे क्या जो 4 वोट रद्द हुए उसमें से 1 वोट तो वो है कि सीक्रेसी यूज होगी पंडित जी का जो बाद में रद्द किया। जो 3 वोट रद्द हुए कांग्रेस वो किस वजह से रद्द किए गए जो डिक्लेयर आरओ ने किया, क्या कारण टेक्निकल पॉइंट ऐसे है कि दोज वर वोट वर कंप्लीटली, वो वोट 100% वैलिड थे। इससे ज्यादा क्या बोलो किस बात के लिए? किसी की 100% वैलिड थे। वो कहते हैं ना इलेक्शन पिटीशन करे, इलेक्शन पिटीशन हमारे 32 वोट ना आए तो आप बात करना। वो जब उसे रिजेक्ट किए थे ना, इतने प्रेशर में था, कुर्सी से गिर गया था, उठाया हमने, दवाई दी उसको, और क्या एकदम तनाव गिर गया। ऐसे है कि इनऑक्वस होता है, इनऑक्वस, फिर कहीं अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं, इनऑक्वस। कोई इन्वॉल्वमेंटली वैसे भी बैलेट पेपर छपने में, कोई और चीज में कोई है जिसमें वोटर कनेक्ट ना होता हो, वो वोट इनवैलिड नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब समझो। अगर मेरी बात सुनो, एक बार नहीं 6 बार आरओ ने और साथ में उनके एक और अफसर बैठे थे, उन दोनों ने मंत्रणा करके, मंत्रणा करके उस वोट को वैलिड माना गया और फिर इनवैलिड माना गया। इस पे आप अंदाजा लगाओ कि क्या दबाव था उनके ऊपर और किस प्रकार के दबाव थे और किस प्रकार के लोग लगाए हुए थे उसके अंदर, जो खुद कई घोटालों में शामिल है। हो गया, ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, बता दिया आपको। और बोलो सबका दुआ एक करके वो फिर है। एक मिनट यार, मैं यार दे तो रिप्लाई। हाँ बोलो। देखिए वो तो कोई होगा, लेकिन कोई मतलब जो इलेक्शन एजेंट से पूछा है ना, काउंटिंग एजेंट पूछे हैं, किसी का नहीं पता है किसकी, वो तो जान के रिजेक्ट किया उन्होंने। सर जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो शहरी चौधरी में जो लोग आरोप लगा रहे हैं मैडम गीता मुस्कर या बाकी लोग, उनके ऊपर केस करूंगा, लिटिगेशन करूंगा। केस तो 100 बार करें। गीता बुक्कल जी ने कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे। जो है वह जिम्मेवारी हरिप्रसाद की और मेरी थी वोट देखने की। ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, आई एम नॉट सपोज टू रिवील इट। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, बजट 2026-27 को लेकर सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। कहा कि बजट में कुछ नहीं है, सरकार ने कर्ज में डूबने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने अपने संकल्प से कुछ नहीं पूरा किया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि ये सेशन जो है वो बजट सेशन था और बजट को लेकर ही भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बातें कही कि कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है। और यही बात उनकी ओर से बीते कल जब सत्र का आखिरी दिन था तब भी उन्होंने कही थी। जब मुख्यमंत्री नायब सिंह अपनी बात रख रहे थे तभी भी भूपेंद्र हुड्डा ने यही कुछ कहा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार कोई नया प्रोजेक्ट लेकर नहीं आई है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात करी, जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उन सवालों का वो जवाब देते नजर आ रहे हैं। इन सवालों में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा भी है या फिर कांग्रेस के उन विधायकों को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं जिनको निकालने या फिर हाईकमान पर। तो देखिए ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं आपको किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। और रिटर्निंग ऑफिसर अनफेयर रहा, ये उनकी ओर से कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो थे आरओ वो अनफेयर थे।
भूपेंद्र हुड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अनफेयर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के कारण वोट कम हुई, ये उनका कहना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भूपेंद्र हुड्डा अपनी बात रख रहे थे, तभी उन्होंने ये बयान दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो अनफेयर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस कांग्रेस विधायक ने क्रॉस वोट किया है उसका नाम लेने का जो जिम्मा है वो केवल हरिप्रसाद और मेरा है। और देखिए वहीं राज्यपाल से भी मुलाकात करी कांग्रेस डेलीगेशन ने। सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ही मुलाकात हुई है। 23 विधायकों ने राज्यपाल असीम कुमार घोष से मुलाकात करी है। क्रॉस वोटिंग, वोट रद्द करने को लेकर ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को। साथ ही साथ निर्वाचन अधिकारी की भूमिका पर भी ज्ञापन दिया गया है। राज्यपाल ज्ञापन देने के माध्यम से अवगत कराया गया उनको इन विभिन्न मुद्दों पर।